जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 4 के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये ओम्स का नियम क्या है, और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मतलब बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्स का नियम। ठीक है, इसको हम गहराई से जानेंगे कि आखिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा या फिर विभवांतर के बीच क्या संबंध है, इसको किसने नियम दिया था, इसके क्या रूल्स हैं, कैसे इसको हम सत्यापन कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि आखिर ओम का नियम सच है या नहीं है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी तुम लोग को समझ में आएगा। जैसे साउथ का मूवी देखते हो कि लास्ट वाला सीन शुरू में दिखाता है, और शुरू में जब ये दिखाता है तो तुमको ये पता लगता है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। तो हुआ तो कैसे हुआ ये देखने के लिए तुमको अंत तक देखना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी तुमको अंत तक देखना पड़ेगा, तभी तुमको वीडियो ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ओम्स का नियम। ओम का नियम ओम ने दिया था। मतलब कि पहले के समय में होता यह था कि जो वैज्ञानिक किसी चीज़ का खोज करता था तो उसका जो नियम बनता था उसी के नाम पर बन जाता था। जैसे वोल्टेज का खोज वोल्ट ने किया था तो उसका नाम वोल्ट रखा गया। चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने दिया था तो चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो इस तरह से जैसा नाम रखा वैसे ही उसके नाम के आधार पर उसको लॉ को भी रख दिया गया, नियम को भी रख दिया गया। जैसे न्यूटन के बारे में सभी ने सुना होगा। न्यूटन ने खोज किया था क्या कि जब कोई सेब को ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर पृथ्वी की ओर गिरती है ना। तो ये किसने दिया था? ये नियम न्यूटन ने दिया था, इसलिए बोलते हैं न्यूटन का नियम। जैसा मतलब नाम होता है तो नाम के आधार पर ही नियम को रख दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ओम का नियम में ओम ने किया था। ठीक है, ये 1826 ईस्वी में, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम का नियम ये 1826 ईस्वी में, कब? 1826 ईस्वी में ओम ने नियम दिया था, जिसका नाम था ओम का नियम। इसका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। अब ये डिफिनेशन क्या कहता है, इसको हम जरा सुनते हैं। डिफिनेशन ये कहता है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अब देखो यहाँ पर पहला देखो हेडलाइन है, किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो। यानी कि अगर कोई चालक पदार्थ, जैसे हम लोग घरों में यूज करते हैं बल्ब जलाने के लिए या पंखा के लिए, तो जो भी तुम्हारा चालक तार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। मतलब अगर 2 डिग्री सेल्सियस है तो 2 ही डिग्री सेल्सियस रखेंगे, उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा विद्युत धारा आई होगा, विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा आई होगा और विभव जो होगा भी होगा, ये दोनों के, ये जो दोनों होता है वो समानुपात में होता है। वो दोनों क्या होता है? समानुपात में होता है। दैट इज आई प्रोपोर्शनल टू वी। ये हो गया विद्युत धारा और ये हो गया विभवांतर, ये दोनों समानुपात में होगा। कब? जब इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो तब। अब देखो, जब ये प्रोपोर्शनल है, ये मतलब कि अति है, तो इसको हटाने के लिए कोई ना कोई अचर जरूर आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा, और वो कांस्टेंट आता है आई। ठीक है, आई यहाँ पर लिखिए, इसको हटा करके बराबर लिखेंगे और इसके जगह पर आएगा 1/r और गुना भी। ठीक है, ये 1/r जो क्या है, 1/r बराबर नियतांक हो जाता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, नियतांक हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा v बराबर आई, ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा आई इंटू आर, यानी v बराबर आई आर। सबसे पहले जो हम लिखवाए थे बोर्ड पर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद उसको लिखना। ठीक है, या फिर हम बुक में टिक आउट करके भेज देंगे, उसको तुम लोग लिख लेना बुक में से कि कहाँ से क्या क्या लिखना है, वो हम लिख करके बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर आई आर कैसे आया तुम लोग को समझ में आया।
अब देखो यहाँ पर क्या फंडा है, फंडा ये है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखो करंट भी बढ़ेगा। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। देखो यहाँ से तुमको सीखना है, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि यदि किसी चालक तार में वोल्ट को बढ़ा दिया जाता है तो विद्युत धारा क्या होगा, बढ़ेगा, कमेगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ जब इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा, वार भी बढ़ेगा, तीनों के तीनों बढ़ेगा। जब वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट भी घटेगा, और तुम्हारा जो प्रतिरोध है आर जो है, रेजिस्टेंस जो है वो भी घटेगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन, या आखिर ओम का नियम जिसने वो दिया क्या वो सचमुच में सही है, क्या वो फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तुम्हारा चित्रानुसार तुम लोग देख लो, इसमें क्या है कि एक वोल्टमीटर लगा हुआ है जिसको प्लस माइनस सबसे ऊपर में है। ठीक है। उसके बाद देखो एक PQ है, ये PQ है। यहाँ पर देखो एक तुम्हारा सेल लगा हुआ, एक स्विच लगा हुआ, और उधर देखो एमीटर लगा हुआ है। ये जो PQ है वो PQ नाइक्रोम का तार है। किसका तार है, नाइक्रोम का तार है। ठीक है। अब ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे, तो जैसे देखो कि जब यहाँ पर हम स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि जब उसका परिपथ क्लोज हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, ये होगा कि वो है ना P से Q के बीच में करंट जाएगा। जब P से Q के बीच में करंट जाएगा तो उसके बीच में जो विभवांतर लगा हुआ भी वो क्या करेगा कि P से Q के बीच में कितना वोल्टेज जा रहा है वो उसको नापेगा। लेकिन यहाँ पर उसके पहले एम्पियर लगाया हुआ है, एम्पियर डिवाइस लगा हुआ है। ये एम्पियर क्या करेगा कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है उसको नापेगा, लेकिन P और Q के बीच में कितना वोल्टेज जा रहा है ये उसको नापेगा। यानी दोनों का काम अलग अलग है। एम्पियर करंट को नापेगा और वोल्टेज यानी कि वोल्टमीटर वोल्ट को नापेगा, यही उसका काम है। लेकिन जब ये नापेगा तो हम इसको पठन नोट कर लेंगे। ठीक है। जब नोट करेंगे कि जब हम एक सेल लगाएं तो मेरा कितना एम्पियर आया और कितना मेरा वोल्ट आया। ठीक है। अब 2 सेल लगाएंगे, एक सेल की जगह पर यहाँ पर 2 सेल लगा देंगे, फिर देखेंगे कि कितना एम्पियर मेरा आया और कितना वोल्टेज आया। फिर 3 सेल लगाएंगे, फिर देखेंगे कि मेरा कितना एम्पियर आया और कितना वोल्टेज आया। मतलब हम इसको रीड करते चलेंगे, उसको नोट करते चलेंगे कि जब हम एक सेल लगाए थे तो यहाँ पर कितना वोल्टेज, कितना करंट पास हो रहा था और कितना वोल्टेज पास हो रहा था। ठीक है। इसी तरह से 4 को जब सेल लगाएंगे तो यहाँ पर कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, इसी को हम नोट करेंगे। जब नोट करते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि V का यानी वोल्टेज का और विद्युत धारा I का जो अनुपात होता है वो एक समान होता है, यही इससे पता चलता है। तो इसको जो बोला कि वोल्टेज का और विद्युत धारा का अनुपात समान होता है, इसको हम सत्यापन करने के लिए एक ग्राफ बनाएं जो कि ऊपर में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर विभवांतर भी है और उधर धारा है ना, इधर धारा है। यानी कि अगर x एक्सिस में देखें तो ये वोल्टेज है और y एक्सिस में देखें तो ये धारा है। अब यहाँ पर देखो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 है। अब यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ऐसे ऐसे यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से मिलाएंगे ऐसे ऐसे यहाँ पर जाएगा, फिर इसे मिलाएंगे। ठीक है। ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से मिलाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा। इस तरह से जब हम इसको जीरो एक्सिस से मिलाते हैं तो देखते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बनता है। मतलब अब इसको काटते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि I का मान जो है वो 0.1 है और वोल्टेज का मान जो है वो 0.2 है। ठीक है। तो अनुपात में कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है। I/R बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखते हैं 0.2/0.4, जब इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। फिर 0.3 है
फिर यहाँ करेंगे 0.6, जब इसको भी काटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 4। यानी कि इससे यह साबित होता है कि ओम का नियम जो दिया था कि जब हम बारी बारी से सेल को लगाएंगे तो वोल्टेज और करंट का जो अनुपात रहेगा वो समान रहेगा। और सचमुच में मेरा सब समान आ रहा है, देखो 1/2 1/2 1/2 सभी में आ रहा है। इससे हम यह सिद्ध कर सकते हैं या इससे यह साबित होता है कि ओम का नियम जो उसने दिया था वो बिल्कुल सच है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो स्किप करके देखना, लेकिन ज़रूर देखना, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कि ये प्रतिरोध क्या है, इसको बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का सिंबल हम बताए थे, क्या होता था, इस तरह से, यही है प्रतिरोध का सिंबल। अब देखो तुम लोग सड़क पर यानी कि रोड पर गाड़ी चलाते हुए देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो कहीं कहीं पर ठोकर मिल जाता है, तो वो ठोकर क्या करता है, जैसे हम फुल स्पीड से जा रहा है गाड़ी, तो फुल स्पीड से जा रहा है और उस गाड़ी को कंट्रोल करना तो कैसे करेंगे, चाहे तो हम ब्रेक लगाएंगे या फिर जो ठोकर है वो ठोकर क्या करेगा, उसको जो चाल है उस चाल को कम कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चाल को कम कर देना या उसको रोक देना, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध है। यानी अवरोध करना, उसको रोकना, किसी चीज़ को रोकना प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। समझ में आया। इससे नहीं समझ में आया तो देखो, जैसे अगर मैं मान लीजिए कि तुम परिवार में रहते हो, तुमको कहना कि नहीं हम IPS बनेंगे BPS बनेंगे, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले कहते हैं कि उतना पैसा नहीं है, हम तुमको इतना तक पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए तुम IPS नहीं बनोगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम बनना चाहते हो, लेकिन वो जो अगला आदमी है वो तुमको रोक रहा है, तो वो जो रोक रहा है ना, तो वो तुम्हारे लिए प्रतिरोध का काम कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी कोई भी चीज़ को रोक देता है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध, सिंपल भाषा में, ठीक है। किसी चीज़ को रोकना प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आदमी और सड़क को रोकना नहीं है, यहाँ पर हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर करंट को रोकना प्रतिरोध कहलाएगा। यानी कि जब कोई चालक पदार्थ है, जब कोई चालक तार है और उस तार में देखो यहाँ पर ये जो तार है, इस तार में अगर करंट का फ्लो कम हो रहा है यानी रुक जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि चालक का जो प्रतिरोध है वो कम है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सिंपली भाषा में, ठीक है। यहाँ पर जो हम निकाले थे कि V बराबर I × R, तो R से हम फार्मूला निकाल सकते हैं कि R बराबर जो होगा V/I होगा, यानी कि इसका दूसरा नाम भी ये भी बोल सकते हैं। देखो ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट, हम बोल सकते हैं वोल्टेज और करंट के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं, कोई कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सिंपली भाषा में ये देखा जाए तो हम यही बोलेंगे कि प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो उससे जो करंट गुजरता है ना, चालक पदार्थ से जो करंट गुजरता है, इसको रोकने का काम करता है। जब ये रोकेगा तो इस गुण को यानी रोकने के गुण को है ना हम बोलेंगे प्रतिरोध। यानी कि सिंपली भाषा में जब कोई चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके रोकने के गुण को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। जो कि तुम्हारे बुक में डिफिनेशन में दिया हुआ है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है, SI मात्रक ओम, इसको इस तरह से सिंबल करते हैं, ठीक है, ओम को, यानी कि अंगूठी जैसा। देखो ये अंगूठी है, अंगूठी जैसा है, ठीक है। अब देखो कि चालक पदार्थ मतलब कौन कौन से पदार्थ का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है, तो बहुत कम होता है। तो देखो हो गया तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेकिन सबसे कम जो होता है ना वो सोना को होता है,
ठीक है। ये सोना हो गया सबसे कम प्रतिरोध, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत फास्ट से गमन करता है, बहुत तेज़ी से ये गमन करता है, ठीक है। लेकिन ये इतना महंगा होता है कि हम लोग इसे खरीद नहीं सकते, इसलिए दूसरा नंबर पर आता है चांदी। तो चांदी को भी हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है तांबा, और तांबा को हम लोग इजीली खरीद सकते हैं। इसलिए तांबा जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध करने की क्षमता, रोकने की क्षमता है ही नहीं। मतलब कि इस पदार्थ में औकात ही नहीं है प्रतिरोध करने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कोई नहीं है इसमें, ठीक है। इसलिए तांबा को सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध करने की क्षमता यानी करंट को रोकने की क्षमता इसमें है ही नहीं, ठीक है। और जैसे अगर लोहा मान लिया तो लोहा में प्रतिरोध करने की क्षमता है, ठीक है। इसलिए हम लोग घरों में लोहा का यूज़ नहीं करते हैं। चूँकि देखते होंगे कि अगर मान लिया जाए लोहा का तार कभी यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए घर से मतलब ट्रांसफ़र से हम लोग घर में लाते हैं उसको, है ना, तान करके बिजली को, तो क्या करता है कि वहाँ जितना वोल्टेज मिलता है, जैसे मान लिया कि वहाँ 420 वोल्ट मिल रहा है या 440 वोल्ट मिल रहा है, तो मेरे घर तक आते आते वो जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, यानी कि 400 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसमें जो प्रतिरोध होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी करंट उसको वहाँ उतना मिल रहा है, लेकिन मेरे घर तक उतना पहुँच नहीं रहा। मतलब क्या कर रहा है, जो लोहा का तार है, लोहा का तार में ही है वोल्टेज, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि चूस ले रहा है इसमें, मतलब इसी में रह जा रहा है, ठीक है। तो ये लोहा जो है वो उतना यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो लोहा हो गया, टंगस्टन हो गया, नाइक्रोम हो गया, ये सब जो है इसमें प्रतिरोध इसके मुकाबले ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इन सब का यूज़ जो है ना वो घरों में नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। घर में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें प्रतिरोध की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगली बार से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगर एक दिन में अगर 100 भी सब्सक्राइबर होता है तो 10 दिन आते आते मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। ये तुम लोग के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। तो इसके लिए बस इतना ही, और इससे संबंधित, और हाँ याद रखना कि जितना टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित देखो गाइड में कि ये जितना जो मैं पढ़ाया हूँ उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्वेश्चन जो गाइड में है उसको देखो, बनाओ उसको, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो तुरंत पूछो कि इससे संबंधित जो पढ़ाए हैं वो वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा, तो हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद।